हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं आपका एसएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं यूपीएसआई जो 12 दिसंबर को 2017 को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, मैं उसके मैथ के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूं इजी वे में। आप आसानी तरीके से कैसे, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में फ़ोन है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे इसलिए मैं फ़ोन से क्वेश्चन देखूंगा, क्योंकि बाद में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जो आपको यहाँ दिखाई देंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों, एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रम से 72, 96 और 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहता है। कमरों की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। तीन अनुभागों की बात कर रहा है, A1, A2 और आपका B1 है। इसमें आपके 72 स्टूडेंट है दोस्तों, इसमें आपके 96, इसमें 144 स्टूडेंट है। अच्छा, ये कह रहा प्रत्येक कमरों में स्टूडेंटों की संख्या समान होनी चाहिए और जबकि अलग अलग कक्षा के होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमने देखा भाई इनके, इसका मैं अगर फैक्टर कर दूँ 24×3, इसका 24×4 होगा, इसका 24×6 होगा। आप देख पा रहे होंगे अगर छात्रों की संख्या समान चाह रहा तो इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24। इसका मतलब इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा और इसका मतलब 24 के इसमें कितने, A1 में कितने कमरे चाहिए 3, इसमें कितने कमरे चाहिए 4, इसमें कितने चाहिए 6, 6 4 10 और 3 13। एक दोस्तों इस सवाल का आंसर है। दोस्तों मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रम से 54 सेकंड में और 1.5 मिनट में पार कर लेती है। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती है तो उनकी गति का अनुपात बताओ। अच्छा, मान लो दो ट्रेन थी भाई, एक ट्रेन या कोई भी व्यक्ति, मान लो यहाँ प्लेटफॉर्म है आपका, ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जैसे ये इधर से जा रही है, इधर से जा रही, जो ये है ये आपको 54 सेकंड में पार कर रही है, या आपकी पार कर रही है आपकी दोस्तों 90 सेकंड, क्योंकि 1.5 मिनट का क्वेश्चन में, ठीक है। ओवरऑल ये क्योंकि एक दूसरे को ये अपने आप को 74 सेकंड में पार कर रही है। अगर एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों, इसमें एलिगेशन हम लगाएंगे ये 90 में तो 74 गया आपका 16 बचेगा, इधर 74 में तो 54 गया आपका 20 बचेगा, ये 4:5 ये आपका आंसर है। क्योंकि दोस्तों जब हम टाइम पे एलिगेशन लगाते हैं तो वो स्पीड का रेशो होता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते आप ऐसे कर लो, मान लो इसकी V1 स्पीड मान ली, इसकी V2 स्पीड मान ली, ठीक है। अगर मैं पूछिए 54 सेकंड जा रही तो दूरी आपकी क्या होती है दोस्तों, दूरी आप क्या होंगे 4 गुना समय होता है। अच्छा, इस हिसाब से मैं कहूँगा V1 अगर स्पीड है ट्रेन की 54 सेकंड चल रही तो कितनी दूरी चली होगी 54×V2, ठीक है, सॉरी 54×V1। और दूसरी ट्रेन की स्पीड अगर V2 है और 90 सेकंड ले रही है तो कितनी दूरी चलती होगी V2×90। अच्छा, जब ये एक दूसरे को पार करा, एक इधर से जा रही एक इधर से, रिलेटिव स्पीड लग जाएगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब है इन दोनों की स्पीड जुड़ जा। आपने देखा होगा, मान लो कोई भी व्यक्ति दूसरी दिशा से भागा हुआ मेरी तरफ आ रहा और मैं उसकी तरफ जा रहा, तो दोनों की स्पीड जुड़ जा, रिलेटिव स्पीड है। जब मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। तो ये V1 + V2 ये किसके इक्वल होना चाहिए, और लो ले 74 सेकंड में पार करा अपने आपको, तो ठीक है। यहाँ से 54 V1 है और ये आपका 74 V1 है, तो 54 में तो 54 घटा देंगे हम 74 में से, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 20 V1। अच्छा, ये 90 V2 है, ये आपका 74 V2 है, ये आपका कितना बचेगा दोस्तों 72 V2, 16 V2 या V1/V2 आपका दोस्तों कितना आ जाएगा 16/20, ये आपका 4:5। ये आपका आंसर है अगर आप ऐसा करना चाहो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कहता है 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत बताओ। ये कह रहा भाई 10 का आपका CP और 5 के SP के बराबर है, तो इस लेन देन में प्रॉफिट पूछा। CP का मतलब दोस्तों यहाँ कॉस्ट प्राइस है,
इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। और एसपी आपका दोस्तों होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं सीपी और एसपी का रेशो लेना चाहूँ, आप क्या कहोगे? 5/10। इस बात का मतलब है अगर मैं कोई चीज़ 5 की खरीद कर लाया तो मैंने 10 की बेच दी, इसका मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 5 का। 5 का मतलब है मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गए, जितने की मैं खरीद के लाता उतने की बिक गई। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट मेरा 100% है। यही आंसर है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तुम तो अब समझ लो भाई, 5 की चीज़ थी 10 में बेच दी, कितना हो गया प्रॉफिट? कितना हो गया मुझे? 5 का। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम? जो चीज़ हम खरीद के लाते हैं 5 पे, और इंटू परसेंटेज बनाने के लिए 100, आपका ओवरऑल 100%। यही आपका आंसर है। मार्कर की दोस्तों इंक खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरा मार्कर उठा लिया है। ठीक है। अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें, छठा क्वेश्चन कह रहा पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें अगर वर्णित वर्ष आपका अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं, और जबकि आपके साधारण ईयर में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन। ठीक है। शुरू के 5 की मान लो जनवरी है, आपका फरवरी है, आपका मार्च है, और आपका अप्रैल, और आपका मई। विषम दिन पूछ रहा है। जनवरी में कितने दिन हुए दोस्तों? 31। फरवरी में कितने दिन हुए? लीप ईयर है तो आपके 29 होंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, और मई में आपके 31। अगर विषम दिन हमें निकालने 7 से, तो अगर पूरा जो कट रहा हमें 7 से ऐसे भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे विषम दिन हुए। तो 7 चौक 28, 28 तक तो पूरे चले जाएंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन हुए, इसका मतलब 4 सप्ताह तो होंगे, 3 विषम दिन बच जाएंगे। इस हिसाब से इसमें कितने बच जाएंगे? 7 चौक 28, 1 बच जाएगा। इसमें 7 चौक 28, 3, इसमें 2, और इसमें आपके 3। अच्छा, पर इसमें तो ओवरऑल पूछा कितने होंगे? ये भी तो कहीं ना कहीं मान लो 3 दिन है। 3 दिन में मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे आ गया, फिर यहाँ तो फ्राइडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर इस तरह चल के इन तभी हम सम कर देंगे। जैसे 3 3 6 7, 7 वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो और 3 बचेंगे। यही आपके 5 विषम दिन है। यही आपका आंसर। अगर दोस्तों मैं 7th क्वेश्चन की बात करूँ, 7th क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान कर रहा है, और फिर भी वह 30% मुनाफा कमाता है। अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ये पूछा आपसे। छूट आपको दी दोस्तों 20%, और लाभ कमा लिया अगले ने भैया 30%। अगर मैं सीपी और एमपी, सीपी आपका क्रय मूल्य है और एमपी आपका मार्केटिंग प्राइस होता है, अंकित मूल्य है। इनके रेशियो की मैं बात करूँ, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये आप यहाँ से देख लेना। 100 माइनस आप यहाँ डिस्काउंट परसेंट लिखा है, डिस्काउंट का मतलब छूट रेशियो में। यहाँ आप 100 प्लस आप जितना आपको प्रॉफिट परसेंट हुआ उतना जोड़ दो, इनका रेशियो आ जाएगा। 100 में तो जैसे मैं यहाँ रखूँगा 20, 100 में तो यहाँ मैं 20 रखूँगा, कितना बचेगा दोस्तों? 80। रेशियो ही आ जाएगा इनका। और यहाँ 100 में हम 30 जोड़ देंगे, 130 हो जाएगा। इससे कट गया। हमने देखा अगर 8 रुपये है, ये 13 हो जा रही है, तो कितना बढ़ जा रहा है ये मार्केटिंग प्राइस आपका? 5 रुपये कितने पे? 8 पे, इंटू 100। अगर आपको पता हो 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ है, किसका हुआ है ये फ्रैक्शन? 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू ही आपका 5/8 होता है। अच्छा, अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो अब हम कैसे करेंगे, हम बता देंगे। अगर मैं ये बाद में बता दूँ मैं आपको कहाँ से प्रूफ हुआ। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज या आपका लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट आपका लाभ और लॉस आपका हानि परसेंटेज की बात करूँ, ये इसका आपका मार्केटिंग प्राइस और डिस्काउंट का ही नेट इफेक्टिव होता है। मार्केटिंग प्राइस मान लो M मान लिया, और डिस्काउंट आपका D होगा। इसका नेट इफेक्टिव आप कैसे निकालते हैं? MD/100। इस बात का मतलब है नेट इफेक्टिव आप कैसे निकालते हो? अगर दो चीज़ है, मान लो X बढ़ रही, Y है, और प्लस XY/100, इस चीज़ से निकालते हो। तो X की जगह तो मार्केटिंग प्राइस आपका बढ़ रहा,
y आपका घट रहा तो इसलिए माइनस, अगर बढ़ता तो हम प्लस लेते, तो इस फॉर्मूले में रख दिया, ये आपने पढ़ा भी होगा। अच्छा, ये होता है, ये आप याद रखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का नेट इफेक्टिव आपका ये होता है, ठीक है नहीं, ये बात कह लो, प्रॉफिट परसेंटेज और या लॉस परसेंटेज आपका किसका नेट इफेक्टिव होता है, मार्केटिंग प्राइस और डिस्काउंट का। तो हम रख देंगे, हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया दोस्तों, 30%, ये रहा। एम, मुझे एम ही तो पूछा, एम का मतलब है दोस्तों अंकित मूल्य, मान लिया हमने। और यहाँ आपका डिस्काउंट 20 रखूँ मैं, फिर माइनस का एम गुणा 20/100, इधर 20 को मैं दे लिया, ये आपका 50 हो जाएगा दोस्तों। ये m है आपका, 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 5 10, ये m माइनस का m/5 हो गया। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, ये आपका 4m/5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये आपका 4m/5 हो गया दोस्तों। तो ऐसे काट लो 2 से, 2 का 2, 25 हो गया। ये m बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 5 125 को 2 से भाग देंगे, आपका 12.5% ही आपका यहाँ से आ जाएगा। आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। अगर मैं 8वें क्वेश्चन की बात करूँ, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों आपका, 8वां क्वेश्चन ये कह रहा, उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिला जाए ताकि अंतिम मिश्रण को 194.440 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए तो 20% का मुनाफा हो। अच्छा, 20% का मुनाफा ले रहा बंदा और वो इसमें बेच रहा 194.40 में। भाई मिश्रण एलिगेशन समान चीज़ों पे लगता है, जब हमें पता ये तो खरीद रहा है 192 में खरीदा है कि 150 में, अरे जबकि बेचा ने 20% पे। तो अगर मुझे यहाँ की मिडिल वैल्यू लिखनी है तो मुझे इसका कॉस्ट प्राइस ही पता करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ 20% मुनाफे पे जा रही, इस बात का मतलब क्या है दोस्तों कि वह 120% की वैल्यू दे रखी है आपको, 120% की वैल्यू यह है, तो हमारा जो हमने कॉस्ट प्राइस है मिश्रण की जो खरीदा होगा वो तो अपने आप में 100% रहा होगा। तो जैसे ही मैं 12 से भाग देता हूँ, 12 कम 12, यहाँ 74 हो गया, 12 6 72, 12 दूनी 24, ये आपका 10% दोस्तों आपका कितना आ गया, 12 से लगाए ना अभी तो भाग, 10% दोस्तों आपका कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अगर 10% आपका इतना है, कोई भी धनराशि अपने नाम में 100% हो, 100% कितना रहा होगा, 10 की गुणा मैं इधर भी करूँगा, अगर 1 0 इधर चिपकाई, ये आपका कितना रहा होगा दोस्तों, 162 रुपये। तो यही मैं यहाँ धर दूंगा, रख दिया 162। अब एलिगेशन आप जानते हो, बड़ी वैल्यू में से हम छोटी घटा है, तो 162 बढ़ा है, पर 150 में था गया 12, इधर कितना बचेगा, इधर 192 बढ़ाया है, इधर 192 बढ़ाया है, इसमें से घटाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा, 2 का 0 आपका, 19 में थे 16 30, 6 से काट लो आप, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2:5, यही आपका आंसर है। अगर मैं 9वें क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, हमारे से माध्य पूछा, जो भी ये गिवन नंबर है आपको क्वेश्चन में दिख रहे होंगे उधर। अगर हमसे माध्य पूछा तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। असेंडिंग ऑर्डर का मेरा मतलब है बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। आइए दोस्तों, नंबर को बढ़ते हुए क्रम में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या आएगा आपका, -3, फिर -3, फिर आपका -1, फिर 0, फिर 2 2 2 2 आपका 3 बार है, फिर 5 5 5 और 6 6 6। अब इन नंबर को हम गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, ये नंबर 14 हो गए, तो n की वैल्यू हमें 14, जो कि एक सम संख्या है। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, जब मैं आपको दोस्तों माध्यिका का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यदि n सम संख्या है, मैं यहीं तो कुछ आपको बता देता हूँ, यदि n मतलब नंबर आपका
काउंट करके सम संख्या है, तो जो माध्यिका होगी ना आपकी मीडियन, नंबर को 2 से भाग करो। जैसे ही कोई भी नंबर आया, जैसे 14 आया, 14 को हमने 2 से भाग करेंगे, या टर्म लेनी इतनी टर्म प्लस इससे अगली टर्म, इससे अगली टर्म जो कौन सी आएगी n/2 + 1 टर्म। फिर जो ये दोनों आई इनका हम एवरेज निकाल देंगे। ये माध्यिका होगी अगर सम संख्या है। ठीक है, यही बता दूं यदि n आपका विषम हो जा तो हमें कुछ नहीं करना, तो जो n नंबर होगा हमारा जितना भी काउंट करके, जैसे n 14 आया, n मान लो 13 आ जाता, तो हम उसमें n + 1/2 हमारी मीडियन होगी। समझे? अच्छा, इतनी बात तो मैंने आपको बता दी दोस्तों। तो जैसे मैंने ये आपको बताया n तो एक सम संख्या है, तो रख देंगे n/2 आपका 7 आ जाएगा। एक तो 7th टर्म होगी आपकी, और 7th to n/2 तो आपका 7 ही है, +1 ही है, 8 टर्म। इनका एवरेज निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। हम देखेंगे 7 टर्म्स में कौन सी 1 2 3 4 5 6 7 आपकी 2 है और 5 आपकी 8 है, तो 7 की जगह मैं 2 रखूँगा और 5 की जगह 8वीं की जगह मैंने 5 रखा। इनका एवरेज ले लेंगे। एवरेज का मतलब 2 ही नंबर की बात कर रहा, तो जैसे ये 7 है तो इसका 3.5, यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो कहता है y/z आपका 1/3 दिया, हमसे पूछ लिया y³ और z³ बटे y³ - z³ का रेशियो पूछ लिया, क्या होगा। अब तो इसमें तो कोई सिंपल ही नहीं है, रेशियो का आपको प्रॉपर्टी पता होगा तो कंपेयर कर दो, y1 रख दो, इसमें z3 रख दो, y जैसा 1 रखा 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा, 3 का क्यूब आपका कितना होगा, z का क्यूब 3 3 9 27 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा, या z का क्यूब आपका ये z है दोस्तों, z का क्यूब -27, ये आपका कितना बचेगा 28, ये आपका -26 बचेगा, ये 14/13 आ गया माइनस का, यही आपका आंसर है। अगर मैं 11 क्वेश्चन की बात करूं, 11 क्वेश्चन क्या कहता है, 11 क्वेश्चन ये कह रहा आपका सिंपल भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, हार्ड भी आएंगे। आप कुछ नालायक कैसे होंगे कि मर जाएंगे सॉल्व करना। अगर तेरे को ये नहीं पता सही में ऐसे लिख सकते हम इंटू 72, बात तो वही है। मान लिया 1 सही 1/2 है, इस बात को हम क्या कह सके 1 + 1/2 कह सके, नहीं कह सकते, तो ये ऐसे लिख दिया। अच्छा ये 100 है, इसकी मैं मान लो 99 × 72 होता, ये होता कि नहीं होता। तो अगर मैं इसे में लिख दूँ, एक कम लिख दूँ, बस ऐसे लिख सकूँ नहीं मैं, 100 - 1 गुना करूँ मैं इसकी 72 में, प्लस ये आपका 35/36 × 72, इससे 2 बार गया, इसमें से मैं 7200 में 272 घटा में कितना बचेगा आपका, इतना 7128, ये आपका 35 दूनी 70 हो जाएगा, इन्हें सम करेंगे आप 7198, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको कुछ टिप्स इसलिए बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली बातें हैं एग्जाम में, क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए, क्योंकि पेपर तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आप अगर मैथ की ट्रिक नहीं जानोगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। अच्छा जैसे दिया 3√16 एक है, यहाँ डैश डैश दे दिया इन्होंने। पहले ऑप्शन में कहा एक अपरिमेय संख्या है, एक काल्पनिक नंबर है, एक पूर्णांक है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप समझ ही रहे होंगे क्या होगी। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक के अलावा अपने आप से ही कटा है, बाकी किसी नंबर से नहीं कटा, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा, जैसे प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 11 13 ये है। अगर आपसे पूछ ले एक सम प्राइम नंबर आपका 2 हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा है, इकलौता प्राइम नंबर है ये। अच्छा ये 3 अंडर रूट है। अगर मैं देखूँगा दोस्तों
अगर अंडर रूट है तो आपको पता होगा 3 इंटू 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ये आपका 12 आ जाएगा। 12 एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक है, पूर्णांक। यही आपका आंसर है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या वो होती है जिसका अंडर रूट आयोडा के थ्रू बाहर आए। मान ले जैसे ये होता -16 होती है जिसके अंडर रूट में माइनस लगा हुआ है। -16 को आपने पढ़ा होगा 10th में, आयोडा स्क्वायर बराबर -1 हुए। इस बात को मैं कह देता यहाँ दोस्तों, -1 लिख देता मैं इसको इंटू 16। -1 की जगह में आपको पता ही है आयोडा स्क्वायर हुए, तो मैं इसका 4 आयोडा इसका अंडर रूट आ जाता। समझ रहे नहीं, यह एक काल्पनिक संख्या होती है। पर आपसे काल्पनिक तो है ही नहीं क्योंकि इसमें तो अंदर अंडर रूट में माइनस है ही नहीं, तो ये आपका एक पूर्णांक है। अपरिमेय संख्या क्या हुआ है, अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन आपको पता होगा, जिसे p/q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ आपका q 0 ना हो, वह परिमेय संख्या है। जैसे 2/3, 4/1 कुछ भी हो। हर अपरिमेय संख्या क्या हुआ है जो आपके अंडर रूट में हुआ है, जैसे √2, √3 या √7। समझ रहे नहीं। अगर मैं 13 क्वेश्चन की बात करूँ, 13 क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने। 13 क्वेश्चन में कहा राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रम से 8 मीटर प्रति सेकंड, वाह कितना सुंदर नाम है राधा और रानी। राधा आपकी 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड है इसकी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब है। एक वृत्ताकार पगडंडी है आपकी 2 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी। ठीक है, जब वे भी मिली राधा की गति आधी, राधा तो अपनी गति आधी कर ले और या गति आपकी 2 गुनी कर ले। अच्छा, अब इस बात का मतलब ठीक है, जब भी गुणी पढ़ाना तो कितने समय के बाद वे तीसरी बार के लिए मिलेगी। अच्छा, कितना टाइम लग जाएगा। और जबकि जो हमारा पथ है ये मान लिया, मान लिया अगर राधा ये दोनों इस पथ पे खड़ी है कि पॉइंट से चली है, राधा तो चली इधर को और ये चली इधर को, समझ रहे नहीं, विपरीत दिशा में। और जो आपका पथ है ये आपका 800 मीटर का है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा दोस्तों HCF एल्शियम, मिलन का टाइम क्या हुआ, इन दोनों का एल्शियम हुआ है। अगर मैं फर्स्ट टाइम की बात करूँ 800 मीटर दूरी ही चलना, कहीं ना कहीं मिले होंगे। अच्छा, एक इधर को जा रही, एक इधर को जा रही, तो रिलेटिव स्पीड फर्स्ट बार की बात करूँ मैं कम मिलेगी। फर्स्ट बार में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे दूरी तो जी 800 ही चलनी है और रिलेटिव स्पीड लगा दें क्योंकि 8 से इधर जा रही है, 2 से ये इधर, तो 10 स्पीड रही होगी। ये 80 सेकंड में मिलेगी। अगर मैं सेकंड टाइम की बात करूं तो सेकंड टाइम में दूरी तो 800 ही चलेगी, पर इसने कहा इसका जो स्पीड है ना वो आधी हो जाएगी। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों 4, और इसकी हो जाएगी 2 गुनी, तो इसकी 4, ये कितनी आ जाएगी 100 सेकंड लगेंगे। अगर मैं थर्ड टाइम की बात करूं, थर्ड बार की, टाइम का मतलब यहाँ यही है थर्ड बार, तो आप कहोगे भाई 800 तो रही होगी, इसकी अब कितनी बच रही है 4 थी, तो इसकी फिर आधी हो जाएगी, 4 का आधा आपका 2 हो जाएगा। इसकी कितनी हो ली, अब 4 हो ली थी सेकंड टाइम में, अब कितनी हो जाएगी इसका 2 गुना 10, तो अब कितना बचेगा दोस्तों 4 का 2 गुना 8, तो ये आपका कितना आ जाएगा 80 सेकंड। तो जब ये 3 बार ऐसा प्रोसेस कर ले तो हमसे पूछा है कितने समय में मिल जाएगी, इन समय को जोड़ दो। तो हमने जैसे ही जोड़ा इन समय को, कितना आ गया 260 सेकंड। यही हमारा आंसर है। अगर मैं 14 क्वेश्चन की बात करूं, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा, 14 क्वेश्चन कह रहा एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3000 रुपये और 3060 रुपये थी।
अगर 10 पुरुष और 8 महिलाएं सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया और 12 पुरुष और 6 महिलाओं ने दूसरे सप्ताह में काम किया, तो क्रम से प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को भुगतान की गई राशि क्या है, हमसे ये पूछा है। तो हमें दोस्तों क्या दिया भैया, 10 मैन और आपकी 8 वुमेन 6 दिन में 3000 रुपये कमावे हैं, और जबकि 12 मैन और 6 वुमेन आपकी 6 दिन में 360 रुपये कमावे। अच्छा, आपको पता होगा आपकी मजदूरी किस चीज़ पे डिपेंड करे। मान लो मैं एक दिन में आपके कार्य पे वेजिस पढ़ा होगा आपने, वेजिस को कहते हैं हम हिंदी में मजदूरी। मजदूरी क्या होता है आपका, वेजिस जो होती है वर्क के प्रोपोर्शनल होते हैं। वर्क क्या होता है दोस्तों आपका, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। जब टाइम मतलब समय गुणा एफिशिएंसी आपकी कार्य क्षमता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, एक दिन में जो भी व्यक्ति जितना काम करे उसकी एफिशिएंसी क्या है। मान लो मैं एक दिन में 5 यूनिट काम करता हूँ, तो वह मेरी एक दिन की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही, आपका दिनों पे। मान लो अगर मैं एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा तो मैं 10 दिन में पूछने लगूँ, आप कह दोगे भाई 50 यूनिट करेगा। तो यही मतलब है, हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 6 दिन में है तो एक दिन का निकाल लेंगे। 6 से हमने भाग लगाया, इनका कितना आ जाएगा दोस्तों, एक दिन का निकाल लेंगे यहाँ से। एक दिन में 500 रुपये कमाने चाहिए। ठीक है, ये 3060 था, ये एक दिन में यहाँ से इतने, तो हम कह देते 510 रुपये होता। ये किसका है, एक दिन का है। ये 10 मैन और 8 वुमेन का है, ये एक दिन का इतने रुपए कमाएगी। ये 12 मैन और 6 वुमेन का आपके इतने रुपए कमाएगी। ठीक है, अब तो कोई इशू ही बचा ही नहीं। अच्छा, अब आपको क्या करना, ये तो वुमेन और उसका निकालना, एक दिन में क्या गया कार्य आपका, एफिशिएंसी का है कितने रुपए कमावे, इसके हिसाब से आप कमाओगे। अब तो कोई इशू रहा ही नहीं। मैंने भाई दोस्तों इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 4 की कर दी, हमने वुमेन सेम बना ली। अगर ये 3 के रेशो में चल रहा तो बेटा ये भी 3 के में जाएगा, अगर ये 4 के रेशो में चल रहा तो बेटा ये भी 4 में जाएगा। इतने रुपए एक दिन में मैंने देख लिया, तो हमने देखा भाई यहाँ 30 मैन हो गए, यहाँ 48 मैन हो जाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 24 वुमेन है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 24 है, यहाँ आपका इतना होगा। जैसे ही मैं इक्वेशन को घटाऊंगा, दूसरी में था पहले 48 मैन में था, मैं 30 मैन घटा लूँगा, ये आपके कितने बचेंगे दोस्तों, 18 मैन। ये कितने रुपए हो जाएंगे यहाँ दोस्तों, यहाँ तो आपके हो जाएंगे 1500 रुपये, और यहाँ कितने हो जाएंगे आपके इतने। तो जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे, यहाँ कितने बचेंगे, 4 का 4 आपका, और 540 रुपये बचेंगे ये। तो एक मैन का कितना आ जाएगा, 30 रुपये। एक मैन आपका 30 रुपये कमा रहा, कोई सी केसन में हम मैन के रख देंगे, आप चाहे यहाँ रख लो, इसका जरूरी नहीं है आप 3 की मल्टीप्लाई के रेशो में रखो, आप सिंपल भी रख सको। आप मान लो कोई सी में रख दो जो आपका मन करे, निचले में या पढ़ले में। जैसे ये इतना बच रहा था, मैन का मैंने निकाल ही लिया, 30 रुपये कमा रहा। अगर मैन एक दिन में 30 कमा रहा था, एम की जगह में 30 रख दूंगा यहाँ से कितने कमाएगा ये, 300 रुपये, और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा आपको 500 रुपये के, और प्लस 8 वुमेन जो कि तो बच रही है आपकी, इधर 8 वुमेन का कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 रुपये कमाएगी। एक वुमेन कितनी कमाएगी फिर आपकी, 25 रुपये। तो हमसे ये पूछा मैन और वुमेन का, ये 30 रुपये कमा रही है, ये 25 कमा रही है, यही आपका आंसर है। आइए दोस्तों 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में कहा भाई 3 नंबरों की बात करी इसने, पी क्यू आर।
पी क्यू आर और आर एक धनात्मक पूर्णांक है, ये आपका पॉजिटिव सम पूर्णांक है, और जबकि आपके पॉजिटिव विषम पूर्णांक है, ये भी आपका पॉजिटिव विषम है। तो हमें जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है। जैसे पहले ऑप्शन की मैं बात करूं, क्यों पी माइनस का आर आपका विषम है ये कह रहा। बी ऑप्शन में कह रहा आपका पी माइनस का आर आपका सम है। सी ऑप्शन में कह रहा क्यों स्क्वायर पी माइनस का आर आपका विषम है। और डी ऑप्शन में कह रहा आर इंटू पी माइनस का क्यों आपका सम है। अच्छा, जैसे ये हमें कहा तो मैं क्या करूँगा भाई, विषम है ये, ठीक है पूर्णांक, मैंने विषम को इसे 1 मान लिया, इसे 3 मान लिया, इसे हमें 2, क्योंकि सम मानना, अलग अलग इंटीजर मानने थे। जैसे मैं यहाँ रखूँगा दोस्तों, क्योंकि जगह मैंने 3 रखा पहले ऑप्शन में, पी की जगह मैंने 1 रखा, आर की जगह मैंने 2 रखा, ये माइनस का 3 एक विषम नंबर है, बिल्कुल सही है ये बात, आपका पहले वाला ऑप्शन आपका सही है। अब जैसे मैं दूसरे में रख रहा भाई, पी का मतलब 1 है, फिर आर का मतलब माइनस का 2 है, इसका स्क्वायर करूँगा ये 1, जो कि एक विषम नंबर है, ये आपका गलत है। अब कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी होंगे जो सारों में दर दर के चेक करेंगे, जब बेटा आपको पता चलेगा यही गलत आ गया, यही पूछा था, यही आपका आंसर है बी। अगर मैं 16 क्वेश्चन की बात करूँ, 16 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, 5/8 ये पूछा कौन सा भिन्न 5/8 से तो अधिक होना चाह और 6/7 से छोटा होना चाह। मान लो ये मैंने अपनी मर्जी से x मान लिया, ये वाली बात कर रहा। आप इस x के लिए आप अब ऑप्शन से धर सकते हो। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, आप कैसे निकल लोगे, जैसे पहला ऑप्शन 1/3 है, दूसरा ऑप्शन आपका 3/5 है, और तीसरा ऑप्शन आपका 4/7 है, और आखिरी ऑप्शन आपका 5/7 है। तो जो ये नंबर यहाँ बीच में आवेगा, जो यहाँ जिसकी बात कर रहा, इससे बड़ा हो इससे छोटा। तो जैसे मैं 1/3 की मैं बात करूँ, मैं पहला ऑप्शन रखूँ, मैं पहले ये देख लूँ इससे बड़ा नहीं, इससे बड़े के लिए हम कैसे चेक करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों इनकी, 8 एकम 8, यहाँ अंश में ये तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम बना लिया हमने, एलसीएम ले लिया इनका, तो 3 पंजे 15। तो हम देख पा रहे हैं ये नंबर बड़ा, जबकि मेरा इससे बड़ा होना चाहता, तो पहला ऑप्शन मेरा नहीं है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन रखता हूँ 3/5, इससे मैं चेक करूँ, 8 × 24, 5 पंजे 25, ये तो 24 है, फिर छोटा रह गया 25 बन गया, ये भी नहीं है। अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों 4/7, तो 8 चौक 32 और 7 पंजे 35, ये 32 ही है और ये 35 हो गया, एलसीएम ले लेना इनका, तो ये भी नहीं है। एक ऑप्शन बचा आपका, यही आपका आंसर। अगर मैं 17 क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, 17 क्वेश्चन आपका सीआई का है, जो इम्पोर्टेंट है। 3125 रुपये को 4% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही हो, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी। प्राइस आपका 3125 रुपये, आपकी रेट दी दोस्तों 4%। इस बात का मतलब है जो आधा साल बचा वो टाइम आपका दोस्तों 2.5 साल है। इसका मतलब अगर मैं इफेक्टिव रेट निकाल लूँ, इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम x + y xy/100 ये 2 साल के लिए निकाल लेते हैं हम, ये आपने पढ़ा होगा। तो जैसे मैं 2 साल के लिए बात करूँ मैं सीआई की, तो आप कहोगे भाई 4 है, 4 + 4 × 4/100, ये 8.16%। तो ये फिर जैसे ये आधे साल के लिए रेट क्या होगी दोस्तों, आपकी 2% रही होगी, क्योंकि 12 मंथ के लिए आपकी 4% है, आधे साल के लिए 2, उस पर भी लगा देंगे हम यही, फिर 8.2, जैसे हम लगाओगे जोड़ेंगे इसे 8 और 2 10.32, इतना हो जाएगा परसेंटेज। अगर मैं इसका 10% की बात करूँ दोस्तों, इसका 10% ही निकाल लूँ मैं, ब्याज सिर्फ 10% ही, मैं इसका 10% निकाल रहा, 10% इसका कितना होगा दोस्तों, 3112.5 रुपये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अभी बाकी मेरा 0.332 भी है, क्योंकि मैं ऑप्शन देख रहा कितने दूर है कितने क्लोज है, ठीक है। ये तो इतना आ गया। अगर मैं यही जोड़ के देखूँ, ये मेरा होगा दोस्तों 3437.5
रुपये। ठीक है, 3258.80 मेरा आंसर नहीं हो सकता, 3200 वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता। मेरे पास 2 बचे, 3447.60 बच गया। एक मेरे पास दोस्तों बच गया 3496.20। ये मैं अप्रोक्सीमेशन की बात बता रहा, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि अभी तो दोस्तों इसका 0.32% बाकी है। 0.32% को यदि मैं, जैसे ये है, इसको मैं बस इतना ही ले लूँ 0.30 ही, तो इससे थोड़ा घना मामूली से ज़्यादा हो सके। हमें पता दोस्त मेरा 10%, तो ये है, तो मुझे पॉइंट इतना बताना, इसमें मतलब मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ और 100 से डिवाइड कर दूँ तो इतना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा कि नहीं। जैसे मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई, 3 5 जा 5, 25 थे आपका दोस्तों 75 हो गया, 3 ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा दोस्तों। जैसे 1 पॉइंट तो ये है, 2 और लगाऊंगा, इतना 9 रुपये और मिल जाएगा एक्स्ट्रा, 9.35। अगर मैं 9 की बात करूँ इसमें, सॉरी इसमें जोड़ने ना 9, तो ये हमें मिलेगा इतना, 9 7 16, 3440 पॉइंट कुछ मिल जाएगा, इसलिए मेरा ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आप क्या कीजिए। आप ट्री मेथड लगा दीजिए। ट्री मेथड से, ट्री मेथड का मतलब मेरा ये है, जैसे 3 साल के लिए आपको पता ही होगा। आप ट्री मेथड लगाइए दोस्तों, जैसे ये है 3 साल के लिए, आप जानते होंगे ऐसे निकलता है। मैं इसका 4% पहले साल का निकाल लूँगा, कितना होगा, इसका आपने पहले साल का निकाला, ये 125 आ जाएगा इसका 4%। फिर यहाँ भी 125 ही रहा होगा, यहाँ भी 125, क्योंकि ऐसा ही होता है, आपने पढ़ा होगा। फिर मैं इसका 4% फिर निकाल लूँगा, इसका 4% दोस्तों कितना रहा होगा आपका 5। यहाँ जो वैल्यू आती है इसकी डबल आती है, क्योंकि ये इन दोनों पे निकलता है, ब्याज भी ब्याज लगता है, जो आपका 10 रहा होगा। फिर मैं इसका दोस्तों 4% निकाल लूँगा, 4% मैंने निकाला इसका, ये इतना आ गया आपका। पर यहाँ तक तो 2 साल के लिए तो मेरा ठीक है, 2 साल में तो मुझे कोई इशू नहीं। तीसरे साल में मुझे आधा निकालना, और जबकि मैं निकाल दिया पूरे साल का, तो आधे के लिए मैं इसको आधे से ही भाग कर दूँगा। तो मैं देखूँगा भाई 2 साल का तो मेरा यहाँ है ही है, 125 25 आपका 250 और 5 रुपये ये, तो 255 रुपये तो मेरा 2 साल का होगा। पर तीसरे साल से तो मुझे दोस्तों सिर्फ आधा चाहिए। आधे का मतलब है मैं सबको, ये पॉइंट है दोस्तों, आधे के लिए तो आप सबको आधा ही कर दो। आधे के लिए जैसे या तो जोड़ ही लो, 125 और 10 आपका कितना होगा दोस्तों 135, 135.20 को आपको आधा और लेना। जैसे ही मैं इसको भाग लगाऊंगा कितना आ जाएगा, ये 2 6 12, ये आपका 15 हो जाएगा दोस्तों, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 6 आपका 12 हो जाएगा, 67.6 रुपये आ जाएगा। 0.6 बस वो एक ही ऑप्शन में था, या आप 0.6 भी ले सकते हो, बस इससे आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं है। ₹322.6 रुपये आ जाएगा अगर आपको एग्जैक्ट निकालना। पर हमसे तो मिश्रधन पूछा था, तो जोड़ दो ये उसमें 322.6 जोड़ दो उसमें 0.67434, ये एग्जैक्ट आंसर। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ देता हूँ। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति 2 गुनी कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेता है। आमिर की गति पूछा। अगर आपका ये सलमान है, ये आमिर है, ये आमिर ही रहा। अच्छा, ये कहा भाई ये 4 घंटे ज़्यादा लेगा आपका आमिर सलमान से, ठीक है। अगर ये गति 2 गुनी कर देगा तो ये इससे 2 घंटे कम लेगा आपका आमिर, ठीक है। दूरी आपको 60 किलोमीटर दी। अच्छा, दूरी बराबर, अगर मैं आमिर की बात करूं दोस्तों, आमिर कैसे, आमिर की बात करूं, अगर मैं इसकी स्पीड s मान ली, टाइम t मान लिया, ठीक है। अगर ये स्पीड अपनी 2 गुनी कर दे तो टाइम इसे आधा होना चाहिए, क्योंकि दूरी हमें सेम चलनी। दूरी क्या हुआ आपकी 4 गुना समय st चली यहाँ। अगर यहाँ मैं कंफर्म करूँ तो यहाँ भी st चलेगा। अच्छा, तो अगर मैं आमिर से तुलना करूँ, ये कितने, ये 6 घंटे कम लग रहे से, जब इन्हें गति 2 गुनी कर दी। हमने देखा भाई t/2 की वैल्यू आपका
6 घंटे है, आपका टी निकाल लेंगे यहाँ इसे, इसका मतलब 12 घंटे लग रहे हैं आपके आमेर को कोई भी दूरी तय करने में। स्पीड हम कैसे निकालते हैं भाई, दूरी बटे टाइम, 5 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे सलमान की स्पीड पूछ लेता, सलमान के हम क्या भाई, इसे 12 घंटे लग रहे, तो यो इससे 4 घंटे अधिक ले रहा जब इसे 12 लगे, इसका मतलब सलमान को आपके 8 घंटे लगे। अगर सलमान की स्पीड पूछता हम बता देते दोस्तों, 60 बटे आपका 8 या 15 बटे 2, या आ जाता आपका 7.5 किलोमीटर पर घंटा। अगर मैं 19 क्वेश्चन की बात करूँ, 19 क्वेश्चन कह रहा किस अनुपात में आपका 8.3 रुपये को हमने प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9.80 रुपये के साथ मिला दिया और मिश्रण का अनुपात आपका 9 हो गया, वो रेशो पूछा आपसे। तो यहाँ कह दूँगा आप पॉइंट इतना, यहाँ कह दूँगा 9 मिश्रण में घटाओगे 0.0, इससे ये कटा, 0 से 0 कटी, 8:7, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देगा, पढ़ लेना। अगर मैं आज के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं 20 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ABCD द्वारा प्राप्त अंक है। ए को 560 में से 420, बी को आपके 720 में था 560, सी को हमारे 500 में थे 415 और डी को हमारे 650 में से 485 मिले। ये पूछा दूसरे पर जो रहा उसका परसेंटेज। ए का परसेंटेज आप कैसे निकालोगे भाई, कितने ने 420 प्राप्त करे, 560 में था। परसेंटेज के लिए आप 100 की मल्टीप्लाई कर दो, इससे कटा 14 42, 14 चौका 56, ये आपका 75% आ गया। बी के आप कैसे निकालेंगे, 560 में था 720 ओवरऑल है इसके, ये लाया 0 से 0 कटी, 8 सत्ती 56, 8 9 72, ये 700 हो गया, 700 को 9 से भाग कर दो मैं, 9 सत्ती 63, 9 सत्ती 63, ये इतना आ जाएगा। अगर मैं सी की बात करूँ दोस्तों, सी आपका कैसे निकाल लेंगे भाई, 415 में था 500 को भाग कर दो, 100 की मल्टीप्लाई कटेंगे, आपका 83% आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं डी की बात करूँ, आपका 485 ये 650 इंटू परसेंटेज 0 से 0 कटिए आपके दोस्तों, 5 से काट लो उसको, 5 से जैसे इकट्ठा मैंने 5 9 45, 5 7 35 और 13 5 65, ये दोस्तों आपका 97/13 रह गया, और 97/13 को एक 0 भी बचेगी, 13 7 91 और ये 6 होगा, 13 चौका 52, लमसम इतना। तो दूसरे पायदान पर जो रहा उसके कितने परसेंट है आप देख रहे होंगे। अगर सबसे फर्स्ट की बात करता, फर्स्ट पायदान की, तो ये इसने 83% अंक प्राप्त करे। सेकंड पर आपका बी दिख रहा, यही आपका आंसर है, इनने 77%। सबसे कम आपका डी है, डी तो हमेशा फर्स्ट डी हो। ठीक है दोस्तों, जैसे आप आज आपने देखा होगा, मैंने आपको मैथ के 12 दिसंबर 2017 के ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है 20 क्वेश्चन कर रहा है, इनका इजी वे में एग्जाम में आपको कैसे सॉल्यूशन देना है। इसलिए दोस्तों मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें जो बचे हुए 20 क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।